जरा सोचिए, हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक राजवंश जो 1000 साल तक हर तूफान, हर चुनौती का सामना करते हुए टिका रहा। आज हम बिलासपुर राजवंश की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक छोटा सा राज्य 1000 साल तक अपनी पहचान बनाए रख सका? ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि ये टिके रहने, हालात के हिसाब से खुद को बदलने और हिम्मत की एक असाधारण दास्तान है। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। जानते हैं कि इस राज्य की नींव कैसे रखी गई और अपने शुरुआती दिनों में इसे किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस कहानी के जो पहले नायक हैं वो हैं राजा बीरचंद। उन्होंने ही कहलूर राज्य की नींव रखी, जिसे आज हम बिलासपुर के नाम से जानते हैं। उन्होंने न सिर्फ मशहूर नैना देवी मंदिर बनवाया, बल्कि 894 ईस्वी में कोट कहलूर का किला भी बनवाया, जो सदियों तक इस राजवंश की ताकत का एक मजबूत प्रतीक बना रहा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जो हमें बताता है कि इतिहास हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना लगता है। देखिए, कोट कहलूर किले को बनवाने का श्रेय किसे दिया जाए, इस पर आज भी पूरी तरह से सहमति नहीं है। ज्यादातर रिकॉर्ड, जिनमें सरकारी दस्तावेज भी शामिल हैं, इसका श्रेय राजा बीरचंद को ही देते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे उनके ही वंशज राजा काहनचंद ने बनवाया था। तो ये एक अच्छी याद दिलाता है कि इतिहास में अक्सर कई परतें छिपी होती हैं। शुरू में इस छोटे से राज्य का टिके रहना ये काफी हद तक बाहरी मदद पर निर्भर था। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है एक ऐसे राजा की कहानी जिसे अपनी ही प्रजा ने गद्दी से उतार दिया था। ये थे राजा मेघचंद। कहा जाता है कि वो इतने कठोर शासक थे कि उनकी अपनी प्रजा ने ही उनके खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दिल्ली पहुंचे, वहां के सुल्तान से मदद मांगी और एक सेना लेकर अपना खोया हुआ राज्य वापस जीत लिया। ये घटना साफ दिखाती है कि ये पहाड़ी राज्य शुरू से ही भारतीय उपमहाद्वीप की बड़ी ताकतों के साथ कैसे जुड़ा हुआ था। अब कहानी एक नए, बहुत बड़े दौर में पहुंचती है। ये वो वक्त था जब बिलासपुर का सामना उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य यानी मुगलों से होता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इस राजवंश की पूरी दिशा ही बदल दी। सम्राट अकबर के समय में राजा ज्ञानचंद ने इस्लाम धर्म अपना लिया। ये कितना बड़ा कदम था कि इसका असर उनकी आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया गया। उनके 2 बेटों ने भी अपना धर्म बदल लिया और उनकी कब्र आज भी पंजाब के कीरतपुर में इस कहानी की गवाह है। और इसके बाद राजा विक्रमचंद के टाइम में ये रिश्ता और भी ऑफिशियल हो गया। बिलासपुर को आधिकारिक तौर पर मुगल साम्राज्य का एक सहायक राज्य मान लिया गया। इसका मतलब ये था कि अब उन्हें मुगलों को अपना शासक मानना था। इसी दौर में एक और दूर की सोचने वाले राजा हुए, राजा दीपचंद। उन्होंने न सिर्फ मुगल सम्राट औरंगजेब की मदद की, बल्कि एक ऐसी विरासत भी छोड़ी जो आज भी जिंदा है। उन्होंने अपनी राजधानी को सतलुज नदी के किनारे बसाया और ब्यासपुर नाम के शहर की नींव रखी। जी हां, वही शहर जिसे हम आज बिलासपुर के नाम से जानते हैं। राजा दीपचंद ने सिर्फ शहर ही नहीं बसाया, बल्कि उन्होंने समाज में एक तरह का अनुशासन लाने के लिए कुछ बड़े दिलचस्प नियम भी बनाए। उन्होंने समाज के अलग अलग दर्जों के लिए खास तरह के अभिवादन या सल्यूट तय किए। राजा के लिए जयदेवा, दरबार के नोबल्स के लिए जय और राणाओं के लिए राम राम। लेकिन देखिए, बड़े बड़े साम्राज्य हमेशा टिकते नहीं हैं। जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा तो पूरे इलाके में एक तरह की अफरा तफरी मच गई। अब बिलासपुर को जिंदा रहने के लिए नए दोस्त और नई रणनीतियां बनानी थीं। और इसी उथल-पुथल के दौर में राजा भीमचंद का सामना हुआ एक नई उभरती हुई ताकत से। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह पर कई बार हमले किए, 1682 में, 1685 में और फिर 1686 में भंगानी की मशहूर लड़ाई में। लेकिन उन्हें हर बार हार का ही सामना करना पड़ा। कहानी अब पहुंचती है राजा महानचंद के दौर में, जब एक ऐसा हमला हुआ जिसने राज्य को कह सकते हैं कि लगभग खत्म होने की कगार पर ला दिया था। राजा महानचंद के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब कांगड़ा के ताकतवर राजा संसार चंद ने हमला किया तो उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने पहले सिखों से मदद मांगी, लेकिन बात नहीं बनी। तब एक आखिरी कोशिश में उन्होंने गोरखाओं को मदद के लिए बुलाया और उन्होंने संसार चंद को हरा दिया। ये एक ऐसा दाव था जिसने पूरे इलाके की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब तक हमने बाहरी खतरों की बात की, लेकिन राजा खड़कचंद का जो दौर था उसे बिलासपुर के इतिहास का सबसे काला पन्ना कहा जाता है।
उनके जुल्म इतने बढ़ गए थे कि उनकी अपनी प्रजा ने उनके ही चाचा के साथ मिलकर बगावत कर दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विद्रोह शुरू होने के कुछ ही समय बाद राजा की चेचक से मौत हो गई और बिलासपुर के इतिहास का ये काला अध्याय खत्म हो गया। और अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये वो दौर है जब अंग्रेज भारत आए, आधुनिकीकरण की एक नई लहर चली और आखिरकार इस लंबे राजवंश का अंत हुआ। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। राजा हीराचंद का शासनकाल बिलासपुर के लिए एक स्वर्ण युग या गोल्डन एज लेकर आया। ये शांति, स्थिरता और तरक्की का दौर था। अब सवाल ये है कि ये स्वर्ण युग आया कैसे? इसकी नींव में था एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल फैसला। राजा हीराचंद ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके बदले में उनके राज्य को शांति और विकास का मौका मिला। उन्होंने जमीन के टैक्स सिस्टम में सुधार किए और ब्रिटिश सरकार से मजबूत रिश्ते बनाए, जिसका सबूत था लॉर्ड मेयो का दौरा और शाही दरबार में उनकी मौजूदगी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इस नए दौर में सब कुछ बिल्कुल शांत था। राजा अमरचंद के शासन में टैक्स सिस्टम के खिलाफ जुग्गा आंदोलन नाम का एक विद्रोह हुआ। ये दिखाता है कि जनता का गुस्सा अब भी भड़क सकता था। और अब आते हैं इस राजवंश के आखिरी शासक राजा आनंद चंद पर। उन्होंने बहुत तेजी से समाज सुधार के काम किए, बाल विवाह और बेगार जैसी पुरानी प्रथाओं को खत्म किया। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने बिलासपुर को भारत का हिस्सा बनाने के समझौते पर दस्तखत कर दिए। और यहीं पर उनकी कहानी में एक बहुत ही अनोखा और शायद सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, जो इंसान कभी एक रियासत का एक छत्र राजा था, वो अब नए भारत में एक सरकारी अफसर बन गया। जी हां, राजा आनंद चंद अपने ही पूर्व राज्य के पहले चीफ कमिश्नर बने। ये एक युग के अंत और एक बिल्कुल नई शुरुआत का प्रतीक था। तो 1000 साल का ये लंबा सफर, जिसमें राजा आए, सल्तनतें बनी और बिगड़ी, आखिर बिलासपुर की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं चलती। टिके रहने के लिए बदलना पड़ता है, सही समय पर सही दोस्त बनाने पड़ते हैं और कभी-कभी किस्मत का भी साथ चाहिए होता है। ये सिर्फ एक राजवंश की नहीं, बल्कि समय के साथ बदलते हुए भारत की भी कहानी है।